एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, सुबह सुबह उठता चूल्हे का धुआं और शाम होते ही चौपाल पर जमा होते गांव के लोग, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले रघु के लिए वही उसका पूरा संसार था। रघु मेहनती आदमी था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही कई लकीरें खींच दी थीं। उसकी पत्नी कई सालों से बीमार थी। रघु दिन भर मजदूरी करता, खेतों में काम करता और शाम को लौटकर अपनी बीमार पत्नी की सेवा करता। घर में उसका एक छोटा बेटा भी था, अनुज। अनुज उस समय केवल 8 साल का था। एक शाम रघु काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। रघु घबराकर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ तुम्हें? आज तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? रघु, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। कल मैं वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। चाहे मुझे अपनी पूरी मजदूरी क्यों न खर्च करनी पड़े, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम हमेशा यही कहते हो रघु, लेकिन शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम मुझे और अनुज को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। देखो, हमारा बेटा कितना छोटा है, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। अम्मा, आप कहीं जा रही हो क्या? नहीं बेटा, मैं यहीं हूँ। फिर बाबूजी क्यों रो रहे हैं? मैं नहीं रो रहा बेटा, मेरी आंख में धूल चली गई थी। उसकी पत्नी ने अनुज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अपने बाबूजी का हमेशा ख्याल रखना। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। मैं बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रघु ने बेटे को देखा और उसकी आंखें फिर भर आईं। उस रात रघु अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा रहा। अचानक उसकी पत्नी ने धीरे से आवाज लगाई, रघु। लेकिन उसके बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस रात पहली बार रघु ने अपने जीवन में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। रघु समझ गया कि उसकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा उससे दूर जा चुका था। अंतिम संस्कार के बाद जब रघु घर लौटा तो घर वही था, लेकिन घर जैसा कुछ बचा नहीं था। हफ्ते बीत गए। रघु की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह चिड़ियों के चहकने से पहले ही वो उठ जाता। रघु चुपचाप रसोई में जाकर चूल्हा जलाता, रोटियां सेकता, दाल पकाता और फिर अनुज को जगाता। अनुज, उठ जा बेटा। देख, मैंने तेरे लिए गरम गरम रोटी बनाई है। बापू, आप सोए नहीं क्या? आपकी आंखें लाल दिख रही हैं। मुझे नींद आ गई थी बेटा। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मुझे खेत पर भी निकलना है। बापू, आप अकेले इतना काम क्यों करते हो? मैं भी चूल्हा जलाना सीख लूं। अभी तेरी पढ़ने और खेलने की उम्र है। जब तू बड़ा साहब बन जाएगा तब मैं आराम करूंगा। गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे रघु सिर पर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए जा रहा था। गांव के मुखिया और काका रामदीन चबूतरे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। रामदीन ने रघु को आवाज दी, अरे रघु, जरा रुक तो सही। कहां भागा जा रहा है सुबह सुबह? काका, सेठ जी के खेत पर कटाई के लिए जा रहा हूं। बैठ 2 मिनट। तेरी हालत देखकर रहा नहीं जाता। कब तक ऐसे अकेले घिसटता रहेगा? घिसट कहाँ रहा हूं काका, काम कर रहा हूं, अपने बच्चे का पेट पाल रहा हूं। रघु, रामदीन सही कह रहा है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है तेरे सामने। जीवन तो मां के जाने के साथ ही आधा खत्म हो गया मुखिया जी। अब जो बचा है वो अनुज का है।
अरे पगले, घर में औरत ना हो तो चूल्हा नहीं जलता। बच्चे को मां की जरूरत है और तुझे एक जीवन साथी की। अनुज को मेरी जरूरत है काका, और मुझे किसी जीवन साथी की तलाश नहीं है। जिद मत कर रघु, पास के गांव में एक अच्छी लड़की का रिश्ता है, तू हां कहे तो बात चलाएं। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर कसी और सीधे खड़े होकर मुखिया जी की आंखों में देखा। मुखिया जी, अगर कोई दूसरी औरत आई तो क्या वो अनुज को सगी मां जैसा प्यार दे पाएगी? नहीं ना? सब औरतें एक जैसी नहीं होती रघु। तू अपनी जिंदगी क्यों अंधेरे में धकेल रहा है? मेरा बेटा ही मेरा उजाला है काका। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अनुज पर किसी सौतेली मां का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। तू पछताएगा रघु। अकेले दम पर इतनी बड़ी गृहस्थी और बच्चे को संभालना आसान नहीं होता। पछतावा तब होगा जब मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू देखूंगा। राम राम काका, मुझे देर हो रही है। रघु इतना कहकर तेजी से आगे बढ़ गया। रामदीन और मुखिया उसे दूर जाते देखते रहे। कड़ी धूप में रघु खेत में फावड़ा चला रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक कर सूखी मिट्टी में मिल रहा था। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अनुज हाथ में कपड़े में बंधी 2 रोटियां और पानी का लोटा लिए खड़ा था। बापू, रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो। तू इस कड़कती धूप में यहां क्यों आया अनुज? मैंने कहा था ना कि घर पर ही रहना। आप सुबह बिना कुछ खाए निकल आए थे, मुझे चिंता हो रही थी। तू मेरी इतनी चिंता करेगा तो मैं बीमार कैसे पड़ सकता हूं? दोनों नीम के पेड़ की छांव में बैठ गए। बापू, आधा आप खाओ और आधा मुझे खिलाओ। मैंने खा लिया था बेटा, तू पूरा खा ले। झूठ मत बोलो बापू, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। रघु की आंखों में नमी आ गई। उसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बाकी अनुज के मुंह में डाल दिया। तू बहुत समझदार हो गया है अनुज। बापू, आज गांव के बच्चे कह रहे थे कि आपके बापू दूसरी मां लाएंगे, क्या यह सच है? रघु का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अनुज का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुझसे किसने कहा यह सब? गांव के लड़के बोल रहे थे। बापू, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? कभी नहीं। तू मेरी जान है अनुज। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और न मुझे किसी की जरूरत है। सच्ची बापू? मुच्ची बेटा, जब तक तेरा बापू जिंदा है तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अभी तक जागा हुआ है रघु। सुई धागा लेकर क्या कर रहा है? आइए काका, अनुज की स्कूल की कमीज फट गई थी, वही सी रहा हूं। देखा, यही तो मैं कह रहा था। ये काम औरत का है, पुरुष का नहीं। काम काम होता है काका, चाहे औरत करे या मर्द। इसमें शर्म कैसी? तू समझ नहीं रहा है। आज तू जवान है, मेहनत कर लेता है। कल जब बीमार पड़ेगा तब कौन पानी देगा? मेरा अनुज है ना काका, वो बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। अरे वो अभी बच्चा है और बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। मेरा अनुज वैसा नहीं है काका, वो मेरी मेहनत को समझता है। अगर तूने दूसरी शादी कर ली तो तेरा घर संवर जाएगा। अनुज को भी एक मां मिल जाएगी। काका, सौतेली मां का दर्द मैंने कई घरों में देखा है। मैं अपने बेटे पर वो जुल्म नहीं होने दूंगा। तू बहुत जिद्दी है रघु। गांव वाले तेरे भले के लिए ही कहते हैं। आप सब मेरा भला चाहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मेरा सब कुछ अब मेरा बेटा ही है। रामदीन ने रघु के कंधे पर हाथ रखा
और दुखी मन से बाहर निकल गए। अगली सुबह रघु फिर से अपने काम में जुट गया। बापू, आज स्कूल में गुरुजी ने मेरी लिखावट की तारीफ की। अच्छा, क्या कहा गुरुजी ने? उन्होंने कहा कि अनुज बहुत होशियार बच्चा है, बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा। देखा, मेरी मेहनत रंग ला रही है। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा। बापू, जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो आपको काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा? आप बस आराम करना और मैं आपके लिए ढेर सारे खिलौने और अच्छी अच्छी गाड़ियां लाऊंगा। मुझे खिलौने नहीं चाहिए बेटा, बस तेरा प्यार चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बापू, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ अनुज। रघु ने अनुज को कसकर गले लगा लिया। रघु ने अपने सुख, अपनी इच्छाओं और अपनी जवानी को अपने बेटे के भविष्य के लिए न्योछावर कर दिया था। समय का पहिया पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते कई बरस बीत गए। रघु के चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं, बाल सफेद हो चले थे और हाथ पैर उतने तेज नहीं चलते थे। लेकिन उसका बेटा अनुज अब एक सुडौल, गठीले शरीर और शांत स्वभाव वाला जवान पुरुष बन चुका था। रघु अब भी सुबह उठकर रसोई में रोटियां बेलता और चूल्हा फूंकता। गांव के कुएं के पास रघु पानी का घड़ा उठाकर ला रहा था। तभी गांव के पुराने बुजुर्ग दीनदयाल दादा ने उसे टोका। अरे रघु, जरा रुक। तेरी कमर झुक गई है और तू अब भी पानी के घड़े ढो रहा है। दादा, क्या करें, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तू कब तक ऐसे चूल्हा फूंकेगा और अकेले खपेगा? अनुज अब जवान हो गया है, काम पर जाने लगा है। हाँ दादा, अनुज बहुत समझदार है, दिन रात मेहनत करता है। तो फिर उसके हाथ पीले कर घर में बहू ला। बहू आएगी तो घर का सूनापन खत्म होगा और तुझे भी आराम मिलेगा। रघु मुस्कुराया। दीनदयाल दादा की बात उसके दिल में घर कर गई। वो घड़ा लेकर घर पहुंचा। अनुज खाट पर बैठा अपने जूते के फीते बांध रहा था। रघु ने पानी का घड़ा रखा और अनुज के पास बैठ गया। अनुज, जरा बैठ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बापू, कहो ना, क्या बात है? तू अब बड़ा हो गया है, काम संभालने लगा है। मैं सोच रहा था कि अब तेरा घर बसा दिया जाए। बापू, अचानक ये बात? अभी शादी की क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ है बेटा, घर में बहू आएगी तो रौनक आ जाएगी। मुझे भी अब थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर आपकी यही इच्छा है बापू, तो जैसा आप कहें, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। रघु ने पास के गांव के रहने वाले मोहन से बात की। मोहन की बेटी शोभा सुशील और संस्कारी मानी जाती थी। रिश्ता पक्का हुआ और धूमधाम से अनुज और शोभा की शादी हो गई। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहा। शोभा सुबह उठकर घर का सारा काम करती, रघु के पैर छूती और अनुज का ध्यान रखती। रघु चौपाल पर बैठकर गांव वालों से खुशी खुशी कहता, देखा काका, मेरी बहू आई तो घर स्वर्ग बन गया। अब मुझे रसोई में कदम भी नहीं रखना पड़ता। चल, अच्छा है रघु, तेरी सालों की तपस्या सफल हुई। भगवान तुझे सुखी रखे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। शोभा का बदलता रूप जैसे जैसे दिन बीतते गए, शोभा का असली स्वभाव सामने आने लगा। अनुज रोज सुबह काम के सिलसिले में शहर या पास के बाजार चला जाता था। जैसे ही अनुज घर से बाहर कदम रखता, शोभा का चेहरा बदल जाता। रघु आंगन में झाड़ू लगा रहा था। शोभा कमरे से बाहर आई और चिढ़कर बोली, बाबूजी, ये झाड़ू ऐसे मत लगाइए, धूल उड़कर मेरे कमरे में जा रही है। अरे बेटी, मैं तो बस आंगन साफ कर रहा था, थोड़ा ध्यान रखूंगा। ध्यान क्या रखोगे? बुढ़ापे में आराम से एक जगह बैठते नहीं बनता, हर चीज में टांग अड़ाते हो। रघु स्तब्ध रह गया। उसमें पहली बार शोभा का ये कड़वा रूप देखा था। गलती हो गई बेटी, तू गुस्सा मत कर।
मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। हाँ, वही कीजिए। दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं और ऊपर से हुक्म चलाते हैं। शोभा ये कहकर पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। वो नहीं चाहता था कि अनुज को इस बात का पता चले और घर का माहौल खराब हो। शाम को जब अनुज घर लौटता तो शोभा बिल्कुल बदल जाती। वो अनुज के सामने रघु की चापलूसी करती और बहुत सेवा भाव दिखाती। सुनिए जी, मैंने बाबूजी के लिए गरम गरम काढ़ा बना दिया है। उनके घुटनों में दर्द था। तुम बहुत अच्छी हो शोभा। बापू का इतना ध्यान रखती हो, मेरा दिल खुश हो जाता है। ये तो मेरा फर्ज है जी। आपके बापू मेरे भी तो बापू हैं। रघु कोने में बैठा चुपचाप ये सब देखता रहता। वो मन ही मन सोचता कि बेटी जैसी दिखने वाली बहू इतनी दोहरी चाल कैसे चल सकती है। एक दोपहर अनुज दोपहर के खाने के लिए घर आया। वो हाथ मुंह धोकर आंगन में रघु के साथ खाने बैठ गया। शोभा ने दोनों की थालियों में दाल और रोटी परोसी। रघु ने 2 निवाले खाए। खाना थोड़ा सूखा लग रहा था। बेटी शोभा, जरा थोड़ा सा अचार दे देना। सूखी रोटी निगलने में थोड़ी आसानी होगी। शोभा ने तुरंत सख्त आवाज में मना कर दिया, लेकिन अपनी आवाज धीमी रखी ताकि अनुज को शक न हो। बाबूजी, अचार तो खत्म हो गया है। आज सुबह ही डिब्बा खाली हुआ था। अब रोटी ऐसे ही खा लीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। रघु ने चुपचाप पानी के घूंट के साथ सूखी रोटी गली से नीचे उतारी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। खाना खत्म करके रघु खामोशी से उठा और अपने गमछे से हाथ पोंछते हुए खेत की तरफ चला गया। अनुज ने बापू को चुपचाप जाते देखा। उसके मन में कुछ शक हुआ। अनुज खाने के बाद पानी पीने के लिए रसोई में गया। शोभा उस वक्त बाहर कपड़े सुखाने गई हुई थी। अनुज ने मटके से पानी लिया, तभी उसकी नजर रसोई की ऊंची अलमारी पर पड़ी। वहां पारदर्शी कांच के एक बड़े डिब्बे में आम का चटपटा अचार लबालब भरा हुआ रखा था। अनुज का हाथ रुक गया। उसने डिब्बे को पास जाकर देखा। डिब्बा बिल्कुल नया और भरा हुआ था। बापू ने तो बस थोड़ा सा अचार मांगा था और शोभा ने कहा कि अचार खत्म हो गया है। अनुज का कलेजा भर आया। उसकी आंखों के सामने बापू का वह उदास चेहरा घूम गया जब उन्होंने पानी के साथ सूखी रोटी निगली थी। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसके लिए अपनी पूरी जवानी झोंक दी थी, कभी दूसरी शादी नहीं की और आज अपने ही घर में 1 चम्मच अचार के लिए तरस रहे थे। तभी शोभा रसोई में आई। अनुज को अचार के डिब्बे के पास खड़ा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। आप रसोई में क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? अनुज ने गहरी सांस ली। उसने अपने गुस्से और दर्द को अपने अंदर दबाया। उसने शोभा की आंखों में सीधे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं, बस पानी पी रहा था। वो अचार बाबूजी के लिए सही नहीं है ना? बहुत खट्टा है, इसलिए मैंने बोल दिया था कि खत्म हो गया। अनुज ने एक शब्द भी नहीं कहा और खामोशी से रसोई से बाहर निकल गया। अब अनुज की आंखें खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि उसके पीठ पीछे उसके बूढ़े पिता के साथ क्या खेल खेला जा रहा था। वह चुप था, लेकिन उसकी यह खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। घर का माहौल अब भारी रहने लगा था। रघु की आंखों में जो उम्मीद की चमक बहू के आने पर जागी थी, वो अब धीरे धीरे बुझ चुकी थी। रघु का मन अब घर में नहीं लगता था। बहू के रोज रोज के कड़वे ताने और घर का अकेलापन उसे अंदर ही अंदर काटने लगा था। वो अपना ज्यादातर वक्त खेत की सूखी मिट्टी में हल चलाते हुए बिताता या फिर गांव के बरगद के नीचे पुराने दोस्तों के साथ बैठकर समय काटता। घर अब उसके लिए घर नहीं, एक ऐसी जगह बन गया था जहां उसका दम घुटता था। एक दोपहर अनुज खेत से काम करके लौटा और आंगन में खाट पर बैठ गया। रघु भी पास ही बैठा फसल और खेत की सिंचाई की बातें कर रहा था।
अनुज, इस बार अगर समय पर बारिश हो गई तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ बापू, मैंने भी खाद का इंतजाम कर लिया है। इस बार पैदावार दोगुनी होगी। धूप तेज थी और रघु को प्यास लगाई थी। उसने रसोई की तरफ देखा जहां शोभा काम करने का नाटक कर रही थी। बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी देना बेटी। गले में प्यास के मारे कांटे चुभ रहे हैं। शोभा ने रसोई से बाहर झांका भी नहीं और अंदर से ही रूखे और कड़े स्वर में बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ बाबूजी। इतना काम पड़ा है, फुर्सत नहीं है। आप खुद जाकर भर के पी लीजिए। रघु का चेहरा उतर गया। उसने नीची नजरें कर ली। अनुज ये सब देखकर अंदर तक हिल गया। उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। रुकिए बापू, आप मत उठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रहने दे अनुज, तू थका हुआ आया है, मैं खुद ही पी लेता हूँ। नहीं बापू, आप बैठिए, मैं लाता हूँ। अनुज पानी लेने रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई खाली पड़ी थी, वहां कोई काम नहीं हो रहा था। जब अनुज ने अपने कमरे की तरफ देखा तो उसका खून खौल उठा। शोभा अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटी हुई पंखा झल रही थी। अनुज गिलास में पानी भरकर आंगन में रघु को दे आया। फिर वह सीधे कमरे की तरफ बढ़ा। शोभा, तुम तो कह रही थी कि रसोई में बहुत काम कर रही हो। यहाँ बिस्तर पर लेटना कौन सा काम है? तो क्या मैं थोड़ा आराम भी नहीं कर सकती? दिन भर खटती रहती हूँ। तुमसे बस बापू ने एक गिलास पानी मांगा था, क्या तुम उन्हें एक गिलास पानी उठाकर नहीं दे सकती थी? मैं क्या इस घर में सबकी नौकरानी हूँ जो हर वक्त सबके हुक्म पर नाचूं? एक गिलास पानी, एक कप चाय, यही सब चलता रहता है। जबान संभाल कर बात करो शोभा, वो मेरे बापू है, कोई गैर नहीं। एक गिलास पानी देने से तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? बहुत बिगड़ जाता है। एक तो सुबह से शाम तक पूरे घर का काम अकेले संभालूं, ऊपर से बैठकर लोगों को हाथों हाथ खाना पानी दूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। काम तुम कितना करती हो सब दिख रहा है। बापू ने पूरी जिंदगी मेरे लिए झोंक दी और तुम उनसे एक गिलास पानी के लिए बदतमीजी कर रही हो। अगर इतने ही प्यारे हैं तुम्हारे बापू तो खुद ही उनकी चाकरी में लगे रहो। मुझे नौकरानी समझना बंद करो। आंगन में बैठे रघु के कानों तक दोनों की बहस की आवाजें आ रही थी। उसका दिल दहल गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बेटे और बहू के बीच दरार आए या उनका घर टूटे। रघु खामोशी से खाट से उठा। उसने कोने में रखी अपनी लाठी उठाई। वो कमरे के दरवाजे के पास आया। दोनों की बहस जारी थी। अनुज, बेटा शांत हो जा। बहू सही तो कह रही है, घर में बहुत काम होता है। नहीं बापू, आप बीच में मत बोलिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? तू अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ बेटा। मुझे प्यास नहीं है, मैं खेत पर जा रहा हूं, वहां कुएं पर पानी पी लूंगा। बापू आप रुकिए, आप इस कड़कती धूप में कहाँ जाएंगे? मुझे खेत में काम है अनुज, तू आराम कर, मैं शाम को ही आऊंगा। रघु ने अनुज के कंधे पर हाथ रखा, एक उदास मुस्कान दी और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। अनुज दरवाजे पर खड़ा बापू को दूर जाते देखता रगाड़। उसके मन में अपने बापू के प्रति बेपनाह प्यार और शोभा के प्रति गहरा आक्रोश भर चुका था। उसे समझ आ रहा था कि अब खामोश रहने से बात नहीं बनेगी। बापू के सम्मान के लिए उसे कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। सुबह की धूप आंगन में फैल चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अनुज और रघु दोनों आंगन में बिछी खाट पर दोपहर का खाना खाने बैठे। शोभा दोनों की थालियों में गरम रोटियां परोस रही थी। रघु ने 2 निवाले खाए, फिर हिचकिचाते हुए शोभा की तरफ देखा। बेटी शोभा, अगर थोड़ा सा दही रखा हो तो दे देना, गर्मी बहुत है, पेट शांत रहेगा। शोभा ने तुरंत थाली से नजर हटाई और बिना किसी झिझक के झूठ बोल दिया। बाबूजी, दही तो सुबह ही खत्म हो गया था। अब दही वही नहीं है, आप ऐसे ही खा लीजिए।
रघु ने एक गहरी सांस ली। उसने अनुज की तरफ देखा, जो चुपचाप अपनी थाली को घूर रहा था। कोई बात नहीं बेटी, मैं पानी पीकर ही खा लेता हूं। रघु ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया, अपना गमछा उठाया और खामोशी से घर से बाहर निकल गया। रघु के घर से बाहर कदम रखते ही शोभा रसोई की तरफ भागी। वो अलमारी के पीछे से एक ठंडा मलाईदार दही का कटोरा निकालकर लाई और मुस्कुराते हुए अनुज के आगे रख दिया। ये लीजिए, मुझे मालूम है आपको दोपहर में खाने के साथ दही पसंद है, इसलिए मैंने ये कटोरा अलग छुपा कर रख दिया था। अनुज ने पहले उस दही से भरे कटोरे को देखा, फिर अपनी पत्नी शोभा के चेहरे को। शोभा के चेहरे पर गर्व था कि उसने अपने पति का कितना ध्यान रखा। तभी बाहर की कच्ची सड़क से रघु के लाठी टिकने की टक टक आवाज आई। वो आहट धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। अनुज का दिल अंदर से रो पड़ा, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया। वो जानता था कि अब बहस करने से सिर्फ क्लेश बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अनुज ने चुपचाप दही खाया और बिना कुछ कहे उठकर चला गया। उसकी खामोशी के पीछे एक बड़ा फैसला पक रहा था। शाम ढल चुकी थी। रघु खेत से लौटकर आंगन में बैठा अपनी लाठी साफ कर रहा था। शोभा रसोई में चाय बना रही थी। अनुज धीरे से आया और रघु के पास खाट पर बैठ गया। बापू, कल सुबह जरा जल्दी उठ जाना, हमें गांव से बाहर एक काम से जाना है। बाहर? किस काम से बेटा? कल तो खेत में पानी देना है। खेत का काम हो जाएगा बापू, कल हमें एक शादी के सिलसिले में जाना है। शादी? किसकी शादी की बात कर रहा है अनुज? गांव में तो किसी के यहां लगन नहीं है। अनुज ने रघु की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। आपकी शादी है बापू, कल हम आपके लिए दुल्हन देखने जा रहे हैं। रघु के हाथ से लाठी छूटकर गिर पड़ी। वो हक्का बक्का होकर अनुज को देखने लगा। क्या बक रहा है अनुज? मेरी शादी? मैंने अपनी पूरी जवानी तेरे लिए काट दी और अब इस उम्र में शादी करूंगा? लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहे बापू, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इस घर को एक सख्त सास की जरूरत है। रसोई में खड़ी शोभा के हाथ से चाय का बर्तन छूटते छूटते बचा। उसके कान अनुज की बातों पर टिक गए। रघु की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अनुज का हाथ पकड़ लिया। तू ये क्या कह रहा है बेटा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तू मुझे इस उम्र में जलील क्यों करना चाहता है? जलील मैं नहीं कर रहा बापू। शादी के तुरंत बाद मैं और शोभा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हम शहर में कोई छोटा मोटा किराए का कमरा ले लेंगे। रघु का कलेजा कांप उठा। उसने अनुज का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तू ये घर छोड़कर जाएगा? ये तू क्या बोल रहा है अनुज? हाँ बापू, आपने खून पसीना बहाकर ये घर बनाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी इस घर के टुकड़े हों या आपका बनाया ये घर मिट्टी में मिल जाए। बेटा, तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं तो बिना अचार और बिना दही के भी खुश हूं। मुझे बस तेरा साथ चाहिए। नहीं बापू, जो इंसान अपनी जवानी अपने बच्चे पर न्योछावर कर दे, उसे बुढ़ापे में एक एक निवाले और एक गिलास पानी के लिए तरसना पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज रघु को अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपना बेटा नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा हमदर्द और रक्षक दिख रहा था। कमरे के दरवाजे पर खड़ी शोभा ये सब सुन रही थी। अनुज का एक एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके लालच, चालाकी और घमंड की वजह से उसका हंसता खेलता घर टूटने की कगार पर आ गया था। उसका पति उसे छोड़कर किराए के मकान में जाने को तैयार था। शोभा के पैर कांपने लगे। वो सहमी हुई, रोती हुई आंगन में आई और सीधे रघु के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधी हो गई थी। बाबूजी, मुझे इस घर से मत निकालिए।
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप अपनी इस नादान बेटी को एक मौका देकर माफ कर दीजिए। रघु का दिल तो माँ बाप का दिल था। बहू को अपने पैरों में रोता देख उसका सारा दर्द मिट गया। उठ बेटी, उठ, रो मत। तू तो मेरी बेटी जैसी ही है। भला बाप भी कभी अपनी बेटी से रूठता है? शोभा, ये दिखावा तो नहीं है ना? अगर बापू को फिर कभी उदास देखा तो मैं उसी दिन ये घर छोड़ दूंगा। नहीं जी, अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाबूजी मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। रघु ने झुककर शोभा को उठाया और अनुज का हाथ थाम लिया। रात का अंधेरा घर पर छा रहा था, लेकिन आज उस छोटे से मकान के आंगन में बरसों बाद सच्चे प्रेम, आदर और खुशियों का उजाला फैल चुका था। पिता का त्याग रंग लाया था और भटक चुकी बहू को सही राह मिल गई थी।